आज ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे जाके देंगे, चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, है ना। तो जो स्टूडेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या उनका भी कुछ दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, तो हिंदी साहित्य से जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो उसका जब हमने पेपर पढ़ा है तो जो जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, है ना, जिस कैटेगरी के क्वेश्चन लग रहे हैं उसी के आधार पर क्या है, हमने एक मॉक पेपर को बनाया है ना। तो इसका सिर्फ उद्देश्य इतना ही है क्योंकि स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि एक बार हम उन्हें मॉक पेपर कराएं या प्रीवियस ईयर का पेपर दें, तो प्रीवियस ईयर के पेपर ऐसे मिलना मुश्किल है, तो उसी की तर्ज पे क्या है, हम एक मॉक पेपर बना रहे हैं। देखिए सिलेबस बहुत होता है, नेट से कम है, ये भी नहीं कि आपका पीएचडी में क्या है नेट से ज़्यादा आएगा, नहीं, नेट से आपका जो लेवल है पेपर का वो कम रहेगा, ठीक है, लेकिन मास्टर से आपका ज़्यादा आएगा। तो मास्टर से ज़्यादा से तात्पर्य क्या है कि अगर आप लोगों ने मास्टर में, देखिए टॉपिक वही है ना, बस आपको रिवीजन करना है। जब आप पेपर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर बहुत सरल है, बस क्या रिवीजन की आवश्यकता है। तो उसी आधार पर क्या है, हमने यहाँ पे क्या है हिंदी साहित्य से मॉक पेपर बनाया है, जिसमें क्या है आज कितने क्वेश्चन देखेंगे हम, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं अपनी आगे क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखें, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पूछी है, ऑप्शन आपका हिंदी से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, प्राकृत से हुआ है या अपभ्रंश से हुआ है। तो जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उसका विकास आपके किससे हुआ है, अपभ्रंश से, ठीक है, किससे हुआ है, अपभ्रंश से। तो ये आपका होगा आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, सामी हामी भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। देखिए मैंने आपको क्लास कराई हुई है, उसमें मैंने आपको भाषा परिवार पढ़ाया हुआ है और मैंने आपको कई बार ये चीज़ बोली है कि जो भाषा परिवार हैं किस भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं और किस भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाषा परिवार सम्मिलित हैं, उनको एक नज़र ज़रूर देखें। तो अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भाषा की दृष्टि से कि देखिए भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहले आपका यूरेशिया आता है, अफ्रीका भूखंड आता है, उसके बाद क्या है प्रशांत महासागरीय भूखंड और इसके बाद क्या है अमेरिका भूखंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन भूखंडों में कौन कौन से भाषा परिवार शामिल हैं उनको हमें याद करना है ना। ये क्वेश्चन देखिए अभी तो यहाँ पे सामी हमी भाषा परिवार पूछा है, लेकिन एग्जाम में क्या है कोई और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे चीनी परिवार हो गया, आपका बाष्क परिवार हो गया, ठीक है, बंतु परिवार कहाँ किस भूखंड से संबंध रखता है, सुदानी परिवार किस भूखंड से संबंध रखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें सामी हमी भाषा परिवार की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का जब 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था हिंदी का, तो उसमें ये भाषा परिवार पूछा गया था, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें याद हैं तो उनको हमने यहाँ पे लाने का प्रयास किया। देखिए अब बात करके प्रीवियस पेपर क्यों नहीं हम करा रहे, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था तो सेंटर पे क्या है जो पेपर था वो ले लिया गया था, कुछ सेंटर पे नहीं लिया गया था, तो हमारे पास पेपर उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितने क्वेश्चन हमें याद है उतने क्वेश्चन क्या है हमने इस मॉक पेपर में डाले हुए हैं, ताकि आपकी एक हेल्प हो जाए, आपको लेवल पता चल जाएगा पेपर कैसा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की होगा, सामी हमी भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र से सम्मिलित है। देखिए याद कीजिए मैंने आपको 4 भौगोलिक क्षेत्र बताए हैं। पहला आएगा यूरेशिया, दूसरा आएगा आपका अफ्रीका, तीसरा आएगा प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा आएगा आपका अमेरिका भूखंड। जब मैंने आपको यूरेशिया पर भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाया था, यानी कि यूरोप और एशिया का जब मैंने आपको भाषा परिवार पढ़ाया था, तो देखिए मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें कितने हैं आपके यूरेशिया में जो भौगोलिक क्षेत्र है इसमें आपके 10 भाषा परिवार हैं, ठीक है। तो जब मैं 10 भाषा परिवार पढ़ाए थे तो उसमें एक तो भारोपी है ही, उसके साथ ही द्राविड़ है, काकेशी है, ब्रूशस्की है ना, उराल अल्ताई परिवार को भी हमने पढ़ा था और जापान कोरियाई परिवार को भी हमने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हमने बाष्क परिवार को पढ़ा था, ठीक है, और अति उत्तरी परिवार हो गया। इसके साथ ही क्या था एक हमारा सामी हामी परिवार, सामी हामी परिवार। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक ट्रिक के साथ पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, यूरेशिया यानी कि सी। ठीक है, अब देखिए अगर कोई और परिवार पूछ लिया जाए, जैसे सूदानी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है, तो देखिए अफ्रीका भूखंड में मैंने आपको 3 भाषा परिवार बताए थे। उसमें पहला आपका आएगा सूदानी परिवार, दूसरा आपका आएगा बंतू परिवार, और तीसरा आपका आएगा होन्ते तोत या बुशमैनी परिवार। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है, दिमाग में रहेंगी, बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा, आपका सी। ठीक, चलते हैं आगे। अब बात करें कि भारोपीय भाषा परिवार का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, जब मैं यूरेशिया पढ़ा रही हूँ उसमें मैंने सबसे पहले भाषा परिवार ही गिनाए हैं आपको, है ना, 10 भाषा परिवार हैं। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, अगर जिन स्टूडेंट ने भौगोलिक क्षेत्र को एक नज़र ही पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, बस आपने रिवीजन नहीं किया, तो देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होगी आपको, यूरोपीय और यूरेशिया में। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगी, लेकिन हमारा कौन सा सही जाएगा, आपका यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया। इसमें क्या है, 10 परिवार सम्मिलित हैं, जिसमें क्या है हमारा पहला परिवार कौन सा आता है, भारोपीय भाषा परिवार। तो ये चीज़ आप क्या रिवीजन करते जाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करें कि भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं, भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं, ये भी मैंने आपको बताया है जो मैंने हिंदी क्लासेस ली थी, है ना। इसके अतिरिक्त जब मैंने कैसे हिंदी का पैटर्न रहेगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें भी इस चीज़ को मैंने बहुत बार रिवीजन कराई है आपको। तो जो भारोपीय परिवार है उसे हम कितनी शाखाओं में बांटते हैं, 10 शाखाओं में। ठीक है, अब 10 शाखाओं में हमने बांट लिया, तो 10 शाखाओं में हम डिवाइड कैसे करेंगे। माना कि भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं होती हैं, लेकिन ध्वनि के आधार पर देखें हम, ध्वनि के आधार पर ये कितने वर्गों में देखने को मिलती हैं, 2 वर्गों में। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। पहले में आपकी क्या आएगी, शतम। ठीक है, और दूसरा आपकी कौन सी आएगी, कैंतुम या कैतुम। ठीक है, कैंतुम या कैतुम। ठीक, अब ये आपके देखिए ध्वनि के आधार पर हम भारोपीय परिवार को बांट रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारे शतम में देखिए 4 शाखाएं देखने को मिलेंगी, कितनी, 4। ठीक है, वहीं हमारी कैंतुम या कैतुम में कितनी, 6। तो इन दोनों को मिला कितना हो गया, 10। ठीक है, अगर ध्वनि के आधार पर वर्ग पूछा जाए तो 2 होंगे। अब भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं, तो आप कितने लगाएंगे, 10 लगाएंगे। तो आप देखिए भाषा परिवार जो है आप उसको देख कर ही जाएं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। हर टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन लगना ही लगना है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक ना छोड़ें ताकि बाद में आपको अफसोस हो कि ये चीज़ हमें आती तो थी, बस हम कंफ्यूज हो गए, है ना, वो चीज़ है। चलते हैं आगे। अब देखिए मूर्धन्य ध्वनि, आपने कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, अंतस्था, ऊष्म, ये सारी ध्वनियाँ तो पढ़ी ही होंगी ना जब आप वर्णमाला पढ़ते हो। तो अब देखिए इसमें देखिए आपको ध्वनि दे दी गई है, जैसे छ है, घा है, ठा है, मा है। तो इसमें से आपकी कौन सी मूर्धन्य होगी, कौन सी होगी मूर्धन्य, तो वो आपको इसमें बतानी है। तो आपकी मूर्धन्य ध्वनि जो है कौन सा वर्ग आएगा इसमें, देखिए का वर्ग तो क्या हो गया आपका, तालु हो गया, का वर्ग हो गया तालु। चा वर्ग हो गया आपका क्या हुआ, सॉरी का वर्ग तो हो गया आपका कंठ। ठीक है, ता वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया कंठ, चा वर्ग हो गया आपका तालु और टा वर्ग हो गया आपका मूर्धन्य। तो देख लीजिए टा वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियाँ देखने को मिलती हैं, तो ठा। ठीक है, तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है आपकी, ठा, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उद्देश्य में किस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को रखा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे आपका नेट का हो, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो,
2022 के बैच में ये क्वेश्चन था, तो इस चीज़ को देख लीजिए। देखिए अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन रहा है, बस रिवीजन करना होता है ना। तो कुछ वर्गीकरण ऐसे हैं विद्वानों के जो आपको याद रखने हैं। पहला एक तो देखिए हांडे का वर्गीकरण है, सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है, ऐसे ही 2-3 वर्गीकरण और हैं जो आपको क्या है याद रखने हैं, ठीक है। ग्रियर्सन का वर्गीकरण भी है। तो ये चीज़ें क्या है आप याद करके रखें। जब भाषा परिवार का वर्गीकरण देखने को मिले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, तो आप उसे दिमाग में रखें। अब देखिए इन्होंने बात की है कि उद्देश्य में किस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को रखा है, ठीक है। तो उद्देश्य में इन्होंने किसको रखा है, पश्चिमी को रखा है, मराठी को रखा है, या पूर्वी हिंदी को रखा है, या पंजाबी को रखा है। अगर आपने उद्देश्य को पढ़ा होगा तो इसमें देखिए 3 भाषाएं देखने को मिलती हैं। पहली आपकी पंजाबी है, ठीक है, सिंधी भी आपको इसमें देखने को मिलती है, पंजाबी, सिंधी, तो ये आपके किस में देखने को मिलती है, उद्देश्य में। उद्देश्य, प्रत्यय, ये सारी चीजें आप पढ़कर जाएं, ठीक। चलते हैं आगे। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, तो ये तो आपको याद ही होगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, आपके शौरसेनी अपभ्रंश से। अब देखिए पश्चिमी हिंदी के साथ साथ इसमें देखिए राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, है ना, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आदि भाषाओं का विकास भी किससे हुआ है, आपके शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए जाटू उपबोली बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये कई बार रिवाइज कराई है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हुआ था हमसे कि आपको उपबोली याद करके जानी है, ठीक है। तो देखिए जाटू उपबोली किसकी है, तो बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी, किसकी है, आपकी हरियाणवी की, ठीक। उसके बाद देखिए जादोबाटी, जादोबाटी उपबोली किसकी है, अगर आपने डीपली पढ़ा होगा ब्रज भाषा की ये उपबोली है जादोबाटी, तो ऑप्शन क्या है आपका, ब्रज भाषा। देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, जादोबाटी, क्योंकि शब्द का उच्चारण देखिए आपके जयपुरी और भोजपुरी से मेल खाता है। तो कुछ स्टूडेंट अगर पढ़ा नहीं होगा, अगर वो तुक्का भी लगाना चाहेंगे तो जयपुरी या भोजपुरी में लगा के आएंगे, लेकिन इसकी जो ये उपबोली है किसकी है, ब्रज भाषा की उपबोली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलते हैं आगे। अब देखिए अब इसमें राजभाषा, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, मैंने ये टॉपिक भी आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपका राजभाषा आयोग हो, राजभाषा अधिनियम हो, राजभाषा नियम हो, राजभाषा संकल्प हो, है ना, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। देखिए 2 चीज़ में कंफ्यूज होते हैं राजभाषा आयोग में, 1950 और 1955 में। अगर आपने पढ़ा होगा तो जो राजभाषा आयोग है वो आपके कब गठित हुआ था, 1955 में। इसकी अध्यक्षता किसने संभाली थी, बीजी खेर ने, ठीक है, बीजी खेर ने, बीजी खेर ने। इनका पूरा नाम बोले तो बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए राजभाषा अधिनियम, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, राजभाषा अधिनियम, क्योंकि देखिए राजभाषा अधिनियम मैंने बताया कि 1976 में ज़्यादा लोग ऑप्शन लगाते हैं इसका कि 1976 है, लेकिन अगर बात करें राजभाषा अधिनियम की तो ये कब बना था, आपके 1963 में बना था। कब बना था, 1963 में बना था। और 1967 में क्या है इसमें, 1968 में क्या है इसमें संशोधन हुआ। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है, संशोधन हुआ। और बात करें 1976 की, तो 1976 में क्या बताया था मैंने इसे, राजभाषा नियम, राजभाषा नियम, ठीक। और बात करें 1968 की तो राजभाषा संकल्प, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ। देखिए इसमें हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा हमारा प्रथम ग्रंथ है। अगर आपने हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा को पढ़ा होगा तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन कहाँ होती है, ज़्यादातर बच्चे भाषा काव्य संग्रह और शिव सिंह सरोज में फंस जाते हैं। तो इसमें देखिए ये चीज़ हमें क्लियर करनी है कि जो भाषा काव्य संग्रह है वो पहले आया था, ठीक है।
आपका भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा है? ये महेश दत्त शुक्ल ने। तो पहला कौन सा है आपका भाषा काव्य संग्रह, किसने लिखा है? महेश दत्त शुक्ल। आपको राइटर भी याद रखने हैं क्योंकि राइटर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? तो ये आधुनिक जो कवि हैं ये उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास की रचना किसने की है? आपके सुमन राजे ने, सुमन राजे ने, ठीक है। चलते हैं आगे। आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा है? तो ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन है। आदिकाल को बीजप्पन काल किसने क्या कहा है? किसने कहा? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे ही आपको आदिकाल के और भी कई नामकरण करता है, जैसे कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन हो गए, है ना। वीरगाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल हो गए। तो ये सारी चीज़ें का आप याद करके रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन हैं? एडविन ग्रीव, नगेंद्र इंद्रनाथ मदन, FE तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? आपके इंद्रनाथ मदन, ठीक। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ये है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में शामिल नहीं है, यानी कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य का, उनमें उन्होंने किसको शामिल नहीं किया है, किस काल को शामिल नहीं किया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पढ़ लेते हैं पहले। मुगल दरबार है या तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य है या संधि काल है। अब देखिए अगर आपने ग्रियर्सन को नहीं पढ़ा है, उनके नामकरण को नहीं पढ़ा है, उनके विभाजन को आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इसमें बता ही नहीं सकते, है ना। आपको ये लगेगा कि ये कैसे काल विभाजन कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या मुगल दरबार लिख दिया है, तुलसीदास लिख दिया है, मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य लिख दिया है, काल तो कुछ लिखा नहीं है, तो काल विभाजन कैसा? नहीं, इन्होंने क्या है मुगल दरबार, यानी कि जब मुगलों का टाइम था उस समय जो साहित्य लिखा गया उसको एक साइड लिखा, तो उन्होंने उसका जो टाइटल था क्या दिया? मुगल दरबार। वहीं जब तुलसीदास आए, तुलसीदास का जो साहित्य था उसका विभाजन इन्होंने किस टाइटल से किया? तुलसीदास, ठीक है। ऐसी जब मलिक मोहम्मद जैसी ने जब अपनी रचना लिखी, पद्मावत को लिखा, तो उनके साहित्य का अध्ययन करने के लिए क्या है इन्होंने टाइटल रखा था मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने ब्रज भाषा से संबंधित जो साहित्य का अध्ययन करने के लिए काल विभाजन किया है, तो उन्होंने टाइटल ब्रज भाषा से संबंधित ही दिया है, ठीक है। और विक्टोरिया से संबंधित में भी क्या है इन्होंने टाइटल दिया हुआ है। तो आप जाके ग्रियर्सन के काल विभाजन को पढ़ेंगे, उसमें काल विभाजन दिया हुआ है, एक एक टॉपिक आप एक बार देख के जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें गलत कौन सा है? संधि काल। कौन सा है? संधि काल। ये इन्होंने नहीं दिया है। ये आपके किसने संधि काल दिया है? आपके राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। उन्होंने चारण काल, संधि काल ये सब दिया। हालांकि चारण काल आपके डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी दिया हुआ है। याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर चारण काल पूछा जाए उसमें आपके राम कुमार वर्मा ना दिए जाएं, तो चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी क्या है विभाजन किया है चारण काल का। ये चीज़ें क्या है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? संधि काल। चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल भी है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच में लिखा गया था, ठीक है। किन्होंने लिखा था? ये गारसादा तासी ने। किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। गारसादा तासी, है ना। अब रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, चाहे आपका ग्रियर्सन हो गए, मिश्रबंधु हो गए, है ना, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, नगेंद्र हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, तो ये सारे जितने भी विद्वान हैं इनको क्या है, इनके विभाजन को आप याद रखिए, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अलंकृत काल किसने कहा है? आपके मिश्र बंधुओं ने।
अब देखिए मिश्र बिंदुओं से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मिश्र बिंदुओं में कभी कभी क्या है, नाम पूछ लिए जाते हैं कि मिश्र बिंदुओं में कौन कौन से नाम आते हैं। तो पहले तो ये है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मिश्र बिंदु कहा जाता है। और बिहारी मिश्र, ठीक है। तो मिश्र बिंदुओं के ये नाम क्या है, आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं कि बड़े कौन है, छोटे कौन है। तो आप एक सीरियल में याद करोगे ना कि गणेश बिहारी, फिर उसके बाद श्याम बिहारी आए हैं, उसके बाद सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2-3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे। अब बात करें, कथन दिया हुआ है कि हिंदी प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में है। यह किसने सिद्ध किया है? यानी कि जितने भी प्रेमाख्यान लिखे गए है ना, तो उनका जो मूल स्रोत था, या तो वो संस्कृत के जितने भी ग्रंथ रहे हों, या वो प्राकृत के ग्रंथ रहे हों, अपभ्रंश के ग्रंथ रहे हों, उन्हीं के आधार पर क्या है, जो विद्वान रहे थे, जिन्होंने प्रेमाख्यान लिखे थे, तो उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति, देखिए मूल तो क्या है उनके संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से जितनी भी रचनाएं हुई, कोई उन्होंने एक कड़ी पकड़ ली वहाँ से, अब फिर उस पात्र को लेकर, ठीक है, उस पात्र को लेकर अपनी कल्पना गढ़ी, ठीक है। तो प्रेमाख्यान क्या है, आपके संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में है। इस बात को किस विद्वान ने सिद्ध किया? तो ये अब इसको आपको बताना है किस विद्वान ने सिद्ध किया है। महत्वपूर्ण कथन है, आपको बताना है इसमें कि रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है, राम कुमार वर्मा ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है, चारों ऑप्शन समान है। समान से मतलब क्या है, देखिए रामचंद्र शुक्ल भी महान आलोचक रहे, ठीक है, अच्छे निबंधकार रहे, है ना, राम कुमार वर्मा भी रहे, बच्चन सिंह भी महान विद्वान रहे, इसके साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चे फंसते यही हैं। अब देखिए हर किसी कथन तो हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि सारी चीज़ें हमें एक जैसी ही लगती हैं, क्योंकि विचारधाराएं लोगों की क्या है, साहित्य को लेकर थोड़ा डिस्टेंस देखने को मिलता है ना। लेकिन जब कहते हैं ना, नींव जो होती है, जैसे अब कोई प्राकृत की बात करेगा तो प्राकृत से संबंध में ही तो बात करेगा। अब वो ये तो है नहीं कि प्राकृत में वो कोई हिंदी को लेके आएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें ये लगता है कि ये विद्वान ने ये बात कही है क्योंकि इन्होंने भी लिखा है उस पर, दूसरे विद्वान ने भी लिखा है, तीसरे विद्वान ने भी लिखा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसका तो सिर्फ एक ही है कि आप कथन को रिवाइज करते रहें, तभी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रहेंगे तो ये दिमाग में आपके बैठते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा सही जाएगा आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलते हैं आगे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। चलते हैं आगे। महापुराण किसकी रचना है? देखिए महापुराण किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किसकी रचना है? आपके पुष्पदंत की। देखिए कुछ जगह पुष्पदंत देखने को मिलता है, कुछ जगह क्या है, पुष्यदंत। पुष्यदंत, तो इसमें आप डाउट ना हो, अगर पुष्पदंत तो पुष्पदंत करें, पुष्यदंत तो पुष्यदंत करें, ठीक। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये भी था कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 83, 84, 74। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज का होते हैं क्योंकि ऑप्शन में 83 भी दिया रखा होता है, हालांकि मैंने उसमें यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो पहला है आपका 84, 74, 9, 13। तो सिद्धों की संख्या कितनी है आपकी? 84 सिद्ध कहलाते हैं, है ना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए पंक्ति दी हुई है, आपको ये पहचाननी है कि ये पंक्ति किस सिद्ध ने कही है कि जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तहिवट चित्त विषाम करूं सरेहे कही उवेश। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस विद्वान ने कही हैं, है ना, किस सिद्ध ने कही हैं? सबरप्पा ने कही हैं, सरहप्पा ने कही हैं, लुइप्पा ने कही हैं, कबीर ने कही हैं। तो देखिए क्योंकि कबीर की भी जब हम पंक्तियां पढ़ते हैं
तो एक समानता देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी क्या है, सिद्धों से थोड़ा बहुत प्रभावित थे, सिद्धों से, नाथों से, है ना। इसीलिए तो उनकी जो बोली है, भाषा है, उसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, है ना, कि उन्होंने हर किसी भाषा को क्या है, ग्रहण किया है। तो यहाँ पे डाउट यहीं से आता है कि उसमें ये लगता है या तो कबीर होंगे या सरहप्पा होंगे, दो में डाउट रहता है ना। तो देखिए इसमें कौन आएंगे आपके, मैंने आपको बोला सिद्ध, है ना, तो सिद्ध कौन थे आपके? सरहप्पा। हालांकि सबरप्पा भी हैं, लुइप्पा भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? सरहप्पा। पंक्तियां किसकी हैं? सरहप्पा की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सरहप्पा। ठीक है, चलते हैं आगे। नाथों की संख्या, ये भी सरल क्वेश्चन है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। देखिए ये सरल क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जो पढ़ के नहीं जाते हैं ना, वो सरल का भी बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए महासुखवाद संबंध रखता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महासुखवाद संबंध रखता है किस मत से संबंध रखता है महासुखवाद? सिद्ध मत से, नाथ मत से, जैन मत से, बौद्ध मत से। अगर आपने सिद्ध साहित्य को पढ़ा होगा, ठीक है, नाथ साहित्य को पढ़ा होगा, जैन साहित्य को पढ़ा होगा, बौद्ध साहित्य को पढ़ा होगा, तो देखिए नाथ में तो बिल्कुल ही स्त्री का त्याग कर दिया गया था, है ना, उन्हें क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ठीक है, जैन साहित्य में ऐसा कुछ नहीं था, पर उनमें मर्यादित साहित्य देखने को मिलता है, वही हमारे बौद्ध साहित्य में। लेकिन जो सिद्ध साहित्य था, देखिए सिद्धों में क्या है, महासुखवाद की परिभाषा दी गई थी। उनमें सिद्धि कब प्राप्त होती थी? जब वो महासुखवाद की श्रेणी में जाएं। ठीक है, तो ये किससे संबंध रखता है? आपके सिद्ध मत से। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे, ये भी देख लेते हैं। तो जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू। ठीक, चलते हैं आगे। प्राकृत के पाणिनि कौन कहलाए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखें, ये तो पूछा कई बार कई एग्जामों में, चाहे आपका नेट का हो, है ना, चाहे अभी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन था आपके, और RPSC में भी क्वेश्चन हेमचंद्र से संबंधित पूछा गया था। तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी है कि अगर प्राकृत के पाणिनि की बात आए तो आप किसे करके आएंगे? जैनाचार्य हेमचंद्र को। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या है, देखिए किताबों में 2-3 रचनाएं दे देते हैं इनकी। कितनी रचनाएं दे देते हैं? 2-3 रचनाएं दे देते हैं। ठीक, तो देखिए पहला इसमें इन्होंने दे दिया काव्य अनुशासन, काव्य अनुशासन। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को यही पता होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त देखिए शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। इसके अतिरिक्त देखिए कुमारपाल चरित, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे ये लगता है कि ये रचना इनकी है ही नहीं, है ना। हम इस रचना का संबंध किसी और से लगाने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप इनकी रचनाओं को 3-4 रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको देख कर ही जाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए प्रबंध चिंतामणि, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। ये UGC नेट में लगातार 2-3 बार पूछी गई है। जो आपके 2022 का एग्जाम हो या 2023 का एग्जाम हो, बैक टू बैक ये रचना पूछी गई है। तो इसमें देखिए प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जैनाचार्य मेरुतंग। ठीक है, जैनाचार्य, इनके आगे जैनाचार्य और लिख लेते हैं क्योंकि ये जैनाचार्य थे, जैनाचार्य मेरुतंग। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए कुमारपाल चरित्र, मैंने ही आपको पहले ही बता दी थी, कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? आपके हेमचंद्र की। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी में नक्सिक वर्ण की श्रृंगार परंपरा की शुरुआत किस कृति से देखने को मिलती है? अभी हाल ही में जो हिंदी का UGC नेट का पेपर हुआ था, तो ये क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब हम बात करते हैं बीसल देवरासों की, तो सबसे पहले बीसल देवरासो एक श्रृंगार काव्य है ना, श्रृंगार काव्य है। राउल बेल भी एक श्रृंगार काव्य है। ठीक है, और परमार राष्ट्रों की तो हम बात कर ही नहीं सकते, वो तो वीर काव्य है एक। ढोला मारू रा दूहा, ये भी क्या है? आपका श्रृंगार काव्य है। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ किस में आते हैं? आपके बीसल देवरासो और राउल बेल में। हम कैसे इस पर टिक लगाते हैं? हम पहले ये सोच लेते हैं कि नक्सिक वर्ड ज्यादातर, क्योंकि उसमें
बारहमासा का वर्णन किया गया है ना। तो बारहमासा का जो वर्णन किया गया है वो सबसे पहले किसमें देखने को मिलता है, आपके बीसलदेव रासों में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि श्रृंगार परंपरा की शुरुआत भी क्या है, हमारी बीसलदेव रासों से देखने को मिलती है। लेकिन नहीं, राउलवेल जो रचना है रोड कवि की, इसमें क्या है, सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन देखने को मिलता है। नक्सिक वर्णन है ना, श्रृंगार वर्णन क्या है आपके राउलवेल में देखने को मिलता है। ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलते हैं आगे। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 की बैच में, तो ये तो आपको पता ही होगा, विद्यापति को, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये कथन दिया गया है, शब्दार्थों सहित काव्यम, यह कथन किसका है, ठीक है, किसका है कथन, ये भामा का। तो देखिए ये चीज़ आपको याद करके जानी पड़ेंगी, ठीक। चलते हैं आगे। काव्यादर्श किसकी रचना है, तो देखिए काव्यादर्श किसकी रचना है, ऑप्शन दिए हुए हैं दंडी, मम्मट, बामन, भामा। देखिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं, बामन और भामा। कन्फ्यूजन होती है दंडी में और मम्मट में, क्योंकि मम्मट की एक रचना है काव्य प्रकाश, है ना। तो ऐसा ही मिलता जुलता दंडी की रचना है काव्यादर्श। तो देखिए अगर आपने दंडी और मम्मट को ध्यान से पढ़ा हुआ तो आप रचना बता सकते हो काव्यादर्श किसकी है, दंडी की। अन्यथा आप क्या ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं किस पे निशान लगा के आते हैं, मम्मट पर, है ना। तो ये कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। मम्मट की रचना का नाम है काव्य प्रकाश और दंडी की रचना का नाम है काव्यादर्श। चलते हैं आगे। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंद वर्धन, ठीक है। चलते हैं आगे। शेखर एक जीवनी में कितने भाग देखने को मिलते हैं, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है अज्ञे जी का, उसमें हमें 2 भाग देखने को मिलते हैं और दोनों भागों में क्या है, 4 उपभाग हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए इसमें मैंने ये इसलिए क्यों डाला, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट में कुछ कहानियाँ लगी हुई हैं, उपन्यास लगे हुए हैं, नाटक लगे हुए, निबंध लगे हुए हैं। ऐसे ही क्या है एमए में कुछ कहानी उपन्यास ऐसे होते हैं जो नॉर्मली होते हैं, सामान्य होते हैं, है ना, उसे हर किसी ने पढ़ा ही होता है, तो क्वेश्चन ऐसे लग जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख के चलेंगे। कोशिश ये कीजिए कि आप रचनाओं के नाम याद जरूर रखें, है ना, क्योंकि रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए पत्रिकाओं से क्वेश्चन, पत्रिकाओं से संबंधित 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर से वही बात कह रही हूँ कि टॉपिक कोई मत छोड़िए, ठीक है। हर यूनिट से 1-2 क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। अब ऐसे तो हम भी आपको नहीं बता सकते क्या क्वेश्चन लगेगा, पर हाँ एक ये होता है कि इस लेवल का पेपर आ रहा है तो उस आधार पर क्या ये मॉक पेपर बनाए गए हैं, ठीक है। नेट से तो ये कम ही लेवल का है। तो अगर बात करें मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, बच्चन। तो कौन है आपके, निराला, ठीक है। चलते हैं आगे। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं, छत्र प्रकाश के रचनाकार लाल कवि, सूदन, पद्माकर, श्रुति मिश्र। तो कौन है आपके, लाल कवि, है ना। और देखिए लाल कवि छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं, लेकिन अगर बात करें आप पद्माकर को अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि पद्माकर, चिंतामणि, इन लोगों से क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के बैच में जब एंट्रेंस हुआ था। तो पहला महाकाव्य, कभी कभी क्या होता है खड़ी बोली के महाकाव्य आपको दे दिए गए होते हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत कब आती है कि साकेत को एक प्रसिद्धि इतनी प्राप्त हो चुकी है कि सभी का ध्यान साकेत ही खींचता है अपनी तरफ, है ना। साकेत क्या सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। लेकिन बात करें पहला महाकाव्य पूछा गया है तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन आपका सबसे पहले देखने को मिलता है 1914 में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रिय प्रवास। इसके रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है इसके रचनाकार, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। साकेत का प्रकाशन कब हुआ था, 1931 में। तो इसीलिए खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है आपका, प्रिय प्रवास है। इसका प्रकाशन मैंने आपको बता दिया 1914 है और इसमें क्या 17 सर्ग हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपके सॉल्व करा दिए हैं। चलते हैं आगे। गर्भरंडा रहस्य काव्य कृति है। देखिए आपको रचनाएं याद रखनी है क्योंकि रचनाओं से क्वेश्चन बनते ही हैं। गर्भरंडा रहस्य काव्य कृति है, ये MPPSC में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, UGC नेट में ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो ऑप्शन दिए आपके रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, श्रीधर पाठक या सनेही। तो कौन है आपके, नाथूराम शर्मा, ठीक है।
चलते हैं आगे। हिम तरंगिणी रचना है, हिम तरंगिणी किस कवि की रचना है? आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, या सिया राम शरण गुप्त की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, या केदारनाथ अग्रवाल की है? तो किसकी है हिम तरंगिणी? आपके माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, चलते हैं आगे। भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक के कवि हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए आपको तार सप्तक के जितने भी कवि हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, पर जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको तो आपको देख कर ही जाना है। तो किस तार सप्तक के कवि हैं? आपके दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। मोचीराम रचना है, तो मोचीराम किसकी रचना है? अज्ञ की, धूमिल की, निराला की, या स्नेही की? तो किसकी है? धूमिल की, सुदामा पांडे धूमिल की। ठीक है, चलते हैं आगे। छायावाद का पतन जो आलोचना है ये किसने लिखी है? छायावाद का पतन किसकी आलोचना कृति है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, मुक्तिबोध या देवराज? किसकी है? देवराज की। युग की गंगा रचना है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर? तो देखिए डाउट हमें कहाँ होगा? केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ मिश्र में। तो केदारनाथ अग्रवाल क्या है? इनके रचनाकार हैं, किसके? युग की गंगा के। ठीक है, चलते हैं आगे। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ? ये आपको चीज़ें देख के जानी है, चाहे आपका ब्रह्म समाज हो, ठीक है, और चाहे आपका सत्यशोधक समाज हो, ठीक, रामकृष्ण परमहंस हो, आपको इन सभी की क्या है, एक तो आपको स्थापना देख के जानी है, ठीक है, कि इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और प्लस इससे कौन कौन से विद्वान अपना संबंध रखते हैं, है ना, तो ये चीज़ आपको देख के जानी है। तो सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? आपके प्रकाशन कब हुआ है आपका? 1875 में। अब देखिए कुछ डाउट ऐसे रहते हैं कि कुछ स्टूडेंट के 1975 करके चले आते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? 1875। तो किसने इसका प्रकाशन किया था? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। इन्होंने क्या है, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको देख के जानी है। चलते हैं आगे। चर्चे और चरखे किसका पत्र संकलन है? तो ऑप्शन दिया है आपका दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या अशोक वाजपेयी। तो चर्चे और चरखे किसका पत्र संकलन है? आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ठीक है। चलते हैं आगे। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो देखिए आपको खड़ी बोली के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं शुरुआती, तो उसमें देखिए सदल मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए, सदाशुक लाल हो गए, ईसा उल्लाह खां हो गए, ठीक है। तो आपको इनकी रचना याद करके जाननी है। जैसे मैं बात करूँ लल्लू लाल, तो लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर, आपको पढ़ के जानी है। इसके अतिरिक्त देखिए सदाशुक लाल का सुख सागर है ना, ईसा उल्लाह खां की रानी केत की कहानी, वहीं सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सदल मिश्र, ठीक। चलते हैं आगे। पीयूष प्रभा के संपादक कौन है? पत्रिकाएं आपको देख के जानी है। तो पीयूष प्रभा के संपादक कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं, या फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद गुप्त या बालकृष्ण भट्ट? तो कौन है आपके? अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें पंक्ति दी हुई है, आपको इसमें से अलंकार छांटना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो ये जो पंक्ति दी है इसमें कौन सा अलंकार आपको देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन दिया है आपका विभावना का, उपमा का, असंगति का, उदाहरण का। तो देखिए हम अलंकार को कैसे छांटेंगे? जब हमें उसकी विशेषता पता होगी। तो इसमें जैसे आपको पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। तो अगर जहाँ कहीं भी बिना कारण के कोई कार्य संपन्न हो रहा है तो वहाँ क्या है? विभावना अलंकार होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ए। आपको अलंकार देखकर जाना है, क्योंकि अलंकार से 1-2 क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके साथ देखें कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन किसका है? ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपने उदात्त सिद्धांत को पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि जिस सिद्धांत का नाम आए तो संभावना यही रहती है जो उसके प्रवर्तक हैं
उनका ही ये मत होगा, ठीक है। जरूरी ही नहीं, पर हाँ कुछ 1-2% का थोड़ा बहुत ये रहता है कि शायद दूसरे विद्वान ने इस कथन को कहा है। लेकिन बात करें कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, अगर आपने उदात्त सिद्धांत को पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि लॉन्जाइनस ने क्या इस कथन को कहा है, क्योंकि उदात्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके, लॉन्जाइनस हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है कि न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक किसकी पुस्तक है, न्यू एसे ऑन एस्थेटिक किसकी पुस्तक है, तो क्रॉचे, कॉलरिज, इलियट, केनेथ वर्क। तो इसमें से आपको बताना है कि किस विद्वान ने इस पुस्तक को लिखा है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्रॉचे। क्रॉचो ने क्या है, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक पुस्तक को लिखा है। तो देखिए इसमें क्या है, जो ये मॉक पेपर कराए हैं, कोशिश ये करी गई है कि सब यूनिट से कुछ ना कुछ कराएं, लेकिन देखिए 50 क्वेश्चन में पूरा तो नहीं ला सकते। तो इसमें काव्य शास्त्र कराया, इसके साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है ना, आधुनिक जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, आदिकाल से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, और भाषा विज्ञान संबंधित क्वेश्चन हो। तो प्रयास ये कहा गया कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी डाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, है ना। तो आज ही क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।